दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए सुविधाएं नहीं बल्कि इरादे चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है, बल्कि आप कुछ देखते ही नहीं हो और मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उस समय आपका दिल आपके दिमाग के ऊपर भारी पड़ जाता है। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। संदीप नाम का एक लड़का पढ़ाई करने के लिए एक शहर में रहता था। वो शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ था और वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन रात के 12 बजे उसके घर की घंटी बजती है। उस समय संदीप अपने कमरे में सो रहा था। संदीप ने उठकर जब दरवाजा खोला तो उसके सामने 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने संदीप के हाथ में एक कागज देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा की ये चिट्ठी है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा, ये आदमी मेरा दोस्त है, थोड़ा इनकी मदद कर देना। संदीप ने उस आदमी को अपने कमरे में बुलाया और फिर फोन पर किसी से बातें करने लगा। वो बूढ़ा आदमी एक सरकारी कर्मचारी था और 10 साल पहले सर्विस से रिटायर हो चुका था। उनको कुछ पेंशन मिलती थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन कुछ दिनों से किसी कारण से उनकी पेंशन रोक दी गई थी और उसी काम के लिए वो शहर आए थे। वो बूढ़े हो चुके थे और उनके शरीर में भी इतनी जान नहीं थी और इसीलिए शहर में अकेले काम कराना उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। जब उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त से कही तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा संदीप शहर में रहता है, आप उनके पास जाइए, मैं उसे कह दूंगा, वो आपकी जरूर मदद करेगा। इसीलिए वो आदमी संदीप को खोजते हुए शहर आ गया था। संदीप फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब बात करना खत्म हो गया तो उसने बूढ़े आदमी से कहा कि अंकल, आप यहाँ पर रह सकते हैं, मैं आपके काम में आपकी पूरी मदद करूंगा। दूसरे दिन संदीप ने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली। उस बूढ़े आदमी के साथ उनका पेंशन ऑफिस गया और उनका पूरा काम करवा दिया। फिर संदीप उनको लेकर अपना घर आ गया, उनको खाना पीना खिलाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद उनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड के लिए निकल गया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने संदीप के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता को प्रणाम करता हूँ। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने कि अपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दिया है। फिर उन्होंने संदीप से कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अपने पापा के लिए कुछ संदेश भेजना है या फिर कुछ देना है तो मुझे बताओ। तभी संदीप ने कहा कि अंकल, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों की मृत्यु हो गई है। मैं इस शहर में अकेला हूँ, मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। अब उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। संदीप के पापा उनके अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने संदीप के नाम से चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी उन्होंने संदीप को दिया और इसीलिए संदीप ने उनका सारा काम भी करवाया। तो फिर उन्होंने संदीप से पूछा कि बेटा, तुम अगर मेरे दोस्त के बेटे संदीप नहीं हो तो फिर तुम कौन हो और तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? तो संदीप ने कहा कि अंकल, मैं भी संदीप ही हूँ, लेकिन वो संदीप नहीं हूँ जिसे कि आप खोज रहे हैं। जिस संदीप को आप खोज रहे हैं उसका फोन नंबर इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन नहीं लगा। अब मैं इतनी रात को आपको अकेले कहाँ भेजता, इसलिए मैंने रात को आपको अपने पास रख लिया। मैंने फिर से सवेरे संदीप को फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मुझे लगा कि एक दिन की तो बात है, चलो मैं ही आपका काम करवा देता हूँ। अब उस बूढ़े व्यक्ति के सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगे। उन्होंने संदीप को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और मेरा इतना काम करवाया। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखते हुए कहा कि कौन कहता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं होते हैं। इस दुनिया में भगवान होते हैं और वो इस तरह से संदीप के रूप में आते हैं। फिर उन्होंने संदीप से कहा कि बेटा, आज के बाद कभी भी ये मत बोलना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है, इसीलिए आज से तुम्हारे पास माता और पिता के साथ साथ एक बहन भी है। और हाँ, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज से तुम्हारा एक परिवार है। यह सुनकर संदीप भी रोने लगा, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन आज से उसको अपना एक परिवार मिल गया था, जिसमें था माता, पिता और उसकी एक बहन। दोस्तों, जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमें भले ही ये लगे कि हम जिसकी मदद करते हैं उसका भला होता है, लेकिन एक्चुअल में इससे दोनों का भला होता है। या फिर ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि इससे बहुत लोगों का भला होता है, क्योंकि किसी की मदद करके आप दूसरों के लिए एक मैसेज छोड़कर जाते हो, एक मैसेज और एक उम्मीद कि इस दुनिया में भगवान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी एक कहानी बनकर ही रह जाएगी अगर आप इससे कुछ सीखते नहीं हो। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हो।
इस दुनिया में लोग मदद करते हैं अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, लेकिन कभी कभी निस्वार्थ भाव से उन लोगों की भी मदद करो जिससे बदले में आप कुछ नहीं चाहते हो, और फिर देखो उससे जो आपको खुशी मिलेगी ना, आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करो और दिल खोल कर मदद करो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या फिर कोई अनजान ही क्यों ना हो। बस दूसरों की मदद करो और दिल खोल कर मदद करो। इससे दूसरों की जिंदगी में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना तो जरूर बता सकता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे और आपके ऊपर आपके माता पिता के अलावा भगवान भी गर्व करेंगे। दोस्तों, अगर कुछ लोग हमसे एक ही तरह का बात करते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। हो सकता है कि वो सच ना भी हो, वो बिल्कुल झूठ हो, लेकिन फिर भी हम उसे सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया कह रही है। मान लेते हैं कि आपने खुद के लिए एक ड्रेस खरीदा और आपको वो ड्रेस बहुत ही पसंद है, आप उसे पहनते हो, आपको वो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन घर में कोई आपसे कह देता है कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है। फिर आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हो और आपको आपका एक दोस्त मिल जाता है, वो भी आपसे कहता है कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, और उसके साथ कुछ और लोग आपसे कह देते हैं कि आपका ड्रेस अच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका भी मन बदल जाता है और जो ड्रेस आपको बहुत पसंद था वो आपको खराब लगने लगता है। चलो, इससे जुड़ी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे आपको बदल कर सुना रहा हूँ। कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन सीख बहुत ही बड़ी है। एक सीधे साधे पंडित जी नजदीक के बाजार में एक बछड़े को खरीदकर अपनी गांव की तरफ जा रहे थे। बछड़ा बड़ा ही सुंदर था और जो लोग भी उसको देखते थे उसका मन खुश हो जाता था। उसी रास्ते से 4 दोस्त गुजर रहे थे। उन लोगों की नजर जब बछड़े पर पड़ी तो उन्हें लगा कि बछड़ा तो बड़ा सुंदर है और इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। अब चारों दोस्त मिलकर सोचने लगा कि हम लोग ऐसा क्या करें कि ये बछड़ा हमें मिल जाए और कम कीमत पर मिल जाए। तो उन लोगों के दिमाग में एक साजिश सूझी। वो चारों दोस्त एक एक करके पंडित जी से मिला। पहला आदमी जब पंडित जी से मिला तो उसने कहा कि पंडित जी, ये बकरी आपने कितने में खरीदी है? तो इस पर पंडित जी बोले, कह रहे ये बकरी नहीं, बछड़ा है। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, ये बछड़ा है, आपको ये बछड़ा दिख रहा है? ये तो एक बकरी है, लगता है कि आपको बाजार में ठग लिया है। और यह कहकर वो वहां से निकल गया। पंडित जी को लगा कि बड़ा अजीब आदमी है, बछड़े को बकरी कह रहा है। फिर उसने अपने बछड़े को ध्यान से देखा और मन ही मन कहा कि नहीं, ये एक बछड़ा ही है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद पंडित जी के सामने उसी ग्रुप का दूसरा दोस्त आ जाता है। वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आपने क्या मस्त बकरी खरीदी है, ये बकरी तो एकदम से बछड़े की तरह दिख रही है। तो पंडित जी ने अपने बछड़े की तरफ ध्यान से देखा और उससे कहा कि नहीं, ये तो बछड़ा है। तो वो आदमी हंसने लगा और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ये आपको बछड़ा दिख रहा है? तो वो आदमी कहता है कि आपको बाजार में क्या बेवकूफ बनाया गया है, बछड़ा कहकर आपको बकरी दे दिया है। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बकरी नहीं, बछड़ा ही है। तो वो आदमी कहता है कि पंडित जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बछड़े की तरह दिख रहा है, लेकिन है ये बकरी। यह कहकर वो हंसते हुए वहां से निकल जाता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद पंडित जी को उसी ग्रुप का तीसरा आदमी मिलता है और वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, ये बकरी आपको कहाँ मिली? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का बकरी खरीदना था, मैं भी बाजार गया था, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन मुझे नहीं मिला इस तरह का बकरी, आपको कहाँ से मिल गया? अब पंडित जी को लगने लगा था कि कहीं मैंने बकरी तो नहीं खरीद लिया है ना। उन्होंने धीमे स्वर में उस आदमी से कहा कि ये बछड़ा है, ये बकरी नहीं है। तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि पंडित जी, आपको बछड़े और बकरी की पहचान भी नहीं है। खैर, मुझे लगता है कि आज आपको पूरी तरह से ठग लिया गया है। और यह कहकर वो वहां से चला गया। अब कुछ देर के बाद चौथा आदमी आ जाता है उनके सामने और वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, बिल्कुल मैं इसी तरह की बकरी खरीदना चाहता हूँ, कितना दाम है इसका, कहाँ पर ये बकरी मुझे मिलेगी? मैं बाजार जा रहा हूँ बकरी खरीदने के लिए। अब पंडित जी को लगने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो सब गलत थोड़े बोल रहे होंगे। उनको लगने लगा कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है। वो सोचने लगे कि उन्होंने बछड़े के नाम पर बकरी खरीद ली है और उनके मुख पर थोड़ी उदासी छा गई। तभी वो आदमी कहता है कि पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बाजार जा रहा था बकरी खरीदने के लिए ही, अगर आप चाहो तो ये बकरी मुझे बेच सकते हो। अब पंडित जी को लगने लगा कि अगर घर में पत्नी को पता चला कि मैंने बछड़े के नाम पर बकरी खरीद ली है तो बहुत खिंचाई होगी, तो इससे अच्छा है कि इसे कुछ कम दाम में इस आदमी को ही बेच दूं। उस आदमी ने पंडित जी से पूछा कि आपने ये बकरी कितने में खरीदी है? तो पंडित जी बोले 1000 रुपये में।
तो इस पर वो आदमी कहता है कि इस बकरी की दाम 1000 रुपये, ये तो 400 रुपये में बाजार में मिल जाती है। चलो ठीक है, बकरी थोड़ी अच्छी है, तंदुरुस्त है और मैं इसे 500 रुपये में खरीद लूंगा। तो पंडित जी को लगा कि चलो 500 रुपये का नुकसान ही सही, लेकिन कम से कम घर में खिंचाई तो नहीं होगी। और पंडित जी ने उस बछड़े को 500 रुपये में उस आदमी को बेच दिया और घर चले गए। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी का मॉरल ये है कि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। मान लेते हैं कि आप पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अब आपने गलती से इसे 5 आदमी के साथ शेयर कर दिया, तो उसमें से हो सकता है कि बहुत से लोग आपसे ये कहने लगे कि जीवन में कुछ भी बन जाना, लेकिन डॉक्टर मत बनना। फिर उसके बारे में भी हम दूसरों से शेयर करते हैं और उसका भी वही हाल होता है। लोग हमसे कहने लगते हैं कि इंजीनियर कभी मत बनना, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस है, और इस तरह से हम उसे भी छोड़ देते हैं और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। दोस्तों, एक इंसान के लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमारा डिसीजन दूसरों के ऊपर निर्भर करने लगता है और फिर हम अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हम डिसीजन लेते भी हैं तो दूसरे लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और हम अपना डिसीजन बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आपकी लाइफ का कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में होगा और फिर वो जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ खेलेंगे। इसीलिए खुद के अंदर आत्मविश्वास डेवलप करो। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है और ये कहानी हमें यही सिखाती है। ये कहानी है एक इंसान की जो कि एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उस गांव में उसे मन नहीं लग रहा था, वो वहां की समस्याओं से तंग आ चुका था और इसीलिए वो उस गांव को छोड़कर नजदीक के एक दूसरे गांव में अपने परिवार के साथ रहने जा रहा था। लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी हो रही थी कि पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे, वहां का माहौल कैसा होगा और वहां पर मेरा मन लगेगा या नहीं। उसे किसी ने बताया कि वो जिस गांव में रहने जा रहा है वहां पर एक साधु रहते हैं और उनके पास जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। अगर किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे पहले उसी साधु के पास जाते हैं। तो उस आदमी ने सोचा कि मेरे मन में भी उस गांव को लेकर बहुत सारी दुविधाएं आ रही है, तो क्यों ना वहां पर बसने से पहले ही मैं उस साधु से मिल लूं, ताकि मुझे उस गांव के बारे में भी पता चल जाएगा और इससे मेरी जो सारी दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। यही सोचकर वो आदमी एक दिन उस साधु के पास मिलने चला गया। वहां पर पहुंचकर उस आदमी ने उस साधु से पूछा कि बाबा, मेरे मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही है, मैं आपकी थोड़ी मदद चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। तो इस पर साधु बोले कि बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि बाबा, मैं अपने गांव को छोड़कर इस गांव में बसने जा रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, क्या यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम अभी जिस गांव में रह रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है और क्या वहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि बाबा, अगर वो गांव ठीक होगा तो फिर मैं उसे क्यों छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर बसने क्यों आऊंगा। वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है, हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं वहाँ से तंग आ चुका हूँ और इसीलिए उस गांव को छोड़कर इस गांव में बसना चाहता हूँ। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, तुम अभी अपने गांव को छोड़कर इस गांव में रहना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग भी ठीक नहीं हैं, यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है और कोई किसी की मदद नहीं करता। साधु आगे बोले कि तुम अगर यहाँ पर बसना चाहते हो तो जरूर आ जाओ, लेकिन यहाँ का माहौल देख के मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें अभी जो प्रॉब्लम उस गांव में हो रही है तुम्हें वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी होगी। अब वो आदमी और दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करूँ, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। फिर सोचा कि चलो ठीक है, देखता हूँ क्या करना है और वहां से निकल गया। जब वो आदमी उस साधु की कुटिया से बाहर निकल रहा था तभी एक आदमी उस साधु की कुटिया में प्रवेश किया और उसने भी साधु से यही सवाल किया कि बाबा, मैं इस गांव में रहने आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, क्या मेरे परिवार को यहाँ पर मन लगेगा, क्या मेरे बच्चे यहाँ पर खुश रहेंगे। अब जो पहला आदमी था वो साधु की कुटिया से बाहर खड़ा था, तो उसने सोचा कि अच्छा, ये आदमी भी इसी गांव में रहने आ रहा है, चलो देखता हूँ कि साधु इसे क्या सलाह देते हैं। साधु ने इस आदमी से भी वही सवाल पूछा कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी जिस गांव में रह रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है।
इस पर वो आदमी बोला कि बाबा, अभी मैं जिस गांव में रह रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ का माहौल भी बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर हर लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए उस गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है और मैंने सुना है कि इस गांव में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है और इसलिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, ये गांव बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बच्चों को यहाँ पर बहुत मन लगेगा, इसीलिए तुम आराम से इस गांव में आकर रह सकते हो। अब वो आदमी जो बाहर खड़ा था वो इन दोनों की बात सुनकर सोचने लगा कि ये कैसा पाखंडी साधु है। अभी अभी इसने मुझसे कहा कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, और दूसरे को इसी गांव के बारे में कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। तो वो आदमी फिर से साधु की कुटिया में चला जाता है और उनसे पूछता है कि ये क्या बाबा, अभी अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता, लेकिन अब आप इनको बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। ये क्या है और ये कैसे हो सकता है? तो इस पर साधु बोले कि बेटा, इसके लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो लड़का जन्म से ही अंधा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन बावजूद इसके वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता और हमेशा खुश रहता था। एक दिन शाम के समय उसी गांव का कुछ लड़का उससे मिलने आया। वो सब जानना चाहता था कि ये लड़का अंधा है, कुछ देख भी नहीं सकता, लेकिन बावजूद इसके ये इतना खुश कैसे रहता है। हम लोगों के पास आंख है, हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग कभी खुश नहीं रहते। लेकिन ये लड़का तो हमेशा खुश रहता है, कभी किसी की शिकायत नहीं करता, इसका कारण क्या है? वो सब लड़का उससे जानना चाहता था और उसके पास आकर उससे यही सवाल पूछ दिया। उन सारे लड़कों ने उस अंधे लड़के से पूछा कि भाई, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास तो नजर नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तो उस लड़के का जवाब था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास नजर नहीं है, लेकिन मेरे पास नजरिया है और मैं अपने नजरिए से वो सब कुछ देख सकता हूँ जो कि तुम लोग अपनी नजर से भी नहीं देख सकते। और जब भी मैं अपने नजरिए से इस दुनिया को देखता हूँ तो ये दुनिया मुझे बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है और यही है मेरी खुशी का राज। ये कहानी सुनाकर साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, तुम्हें तुम्हारे गांव में सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा हो, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि तुम अपने नजरिए में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को ही देख रहे हो। इसीलिए जब तुम इस गाँव में रहने के लिए आओगे तो वही प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। और चूंकि इस आदमी को अपने गांव में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, वो इस गांव में रहना चाहता है सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, और इसीलिए इस व्यक्ति को यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा लगेगा। साधु ने आगे कहा कि बेटा, जैसी तुम्हारी नजर होगी तुम्हारे लिए ये दुनिया वैसी ही होगी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये सिखाती है कि हम जिस नजर से इस दुनिया को देखते हैं ये दुनिया वैसी ही है। हर जगह और हर इंसान में कुछ अच्छा होता है तो कुछ खराब। महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या देखना चाहते हैं। अगर हम उनकी अच्छाई को देखना चाहते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, और अगर हम उनकी बुराई को देखते हैं तो फिर उस इंसान या फिर उस जगह में हमें सिर्फ बुराई ही नजर आती है। इसलिए अगर आपको कुछ भी बदलना है ना, तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि कहा जाता है कि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का कोई इलाज नहीं है। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है। ये कहानी है एक गरीब किसान की जो कि एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब था, लेकिन जिंदगी के प्रति उनकी समझ बहुत अच्छी थी। उनके पास एक बहुत ही अच्छा सफेद घोड़ा था और उस गांव के आसपास किसी भी आदमी के पास ऐसा दूसरा घोड़ा नहीं था। उस गांव के आसपास बहुत से अमीर लोगों ने उस किसान से घोड़ा खरीदना चाहा। बहुत से लोगों ने उस घोड़े के लिए किसान को बहुत अच्छी रकम ऑफर की, लेकिन किसान ने उस घोड़े को बेचने से मना कर दिया। बहुत से लोगों ने उस किसान से कहा कि तुम इस घोड़े को क्यों नहीं बेच देते हो, इसकी तुम्हें बहुत अच्छी रकम मिल रही है और इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सब लोगों ने किसान से यही कहा कि अभी तुम दिन भर काम करते हो, मजदूरी करते हो और किसी तरह से अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते हो, लेकिन अगर तुम इस घोड़े को बेच देते हो तो तुम्हारी जिंदगी एकदम से ऐशो आराम में गुजरेगी। किसान हर लोगों की बात को सुनता था, लेकिन अंत में एक ही बात कहता था कि ये घोड़ा मेरे परिवार का एक हिस्सा है और कोई भी आदमी अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेचता, चाहे उसकी कितनी भी कीमत क्यों न दी जाए। इसीलिए मैं अपने परिवार के सदस्य को पैसों के लालच में नहीं बेच सकता। एक दिन जब वो किसान सवेरे सवेरे सोकर उठा तो उसने देखा कि वो घोड़ा घर से गायब है।
किसान ने उस घोड़े को बहुत खोजा, बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन उसे घोड़ा नहीं मिला। अब गांव के आसपास के बहुत से लोगों ने उस किसान से ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, तुम्हें घोड़े की इतनी अच्छी रकम मिल रही थी, लेकिन फिर भी तुमने घोड़ा नहीं बेचा। अगर तुम उस घोड़े को बेच देते तो पूरी जिंदगी ऐश करते, लेकिन अब वो घोड़ा तुम्हारे हाथ से निकल गया है। कितना खराब है तुम्हारा नसीब। वो किसान सबकी बातों को ध्यान से सुनता था और एक ही बात कहता था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। किसान एक ही बात कहता था कि मुझे जो सही लगता है मैं उस काम को करता हूँ, उसके बाद जो कुछ भी होता है मैं उसे भगवान का प्रसाद समझता हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से वो सफेद घोड़ा किसान के पास वापस आ गया। एक्चुअल में घोड़े की चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो एक जंगल में भटक गया था। लेकिन यहाँ पर किसान के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई। उनका वो सफेद घोड़ा अपने साथ एक और दर्जन सफेद घोड़े को लेकर वापस आया। ये खबर उस गांव के आसपास में आग की तरफ फैल गई और रोज बहुत सारे लोग उनके घर पर आते थे घोड़े को देखने के लिए। सब लोग उनसे यही कहते थे कि तुमने घोड़ा नहीं बेचकर बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम उस दिन अपने घोड़े को बेच देते तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम बिल्कुल सही थे। तुम्हारा घोड़ा ना बेचने का फैसला तुम्हारे लिए वरदान साबित हो गया। तो किसान सबकी बात सुनते थे और एक ही जवाब देते थे कि देखते हैं क्या होता है। वैसे जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस किसान का एक बेटा था। उनके घर में जो 12 नए घोड़े आए थे, उसमें से एक दिन एक घोड़े पर वो घुड़सवारी कर रहा था। तभी अचानक से वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी एक पैर टूट गई। जब गांव के आसपास के लोगों ने इस खबर को सुना तो बहुत से लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे कि तुम्हारे घर में नए घोड़े का आना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बैड लक साबित हो गया। तुम्हारे बच्चे का पैर टूट गया। अगर तुम उस दिन अपने घोड़े को बेच देते तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। इस पर किसान ने शांति से कहा कि देखते हैं क्या होता है, इसमें भी भगवान की कोई न कोई योजना जरूर होगी। वैसे मैं मानता हूँ कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और ये समय ही बताएगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद जिस गांव में वो किसान रहते थे, उस राज्य में दूसरे राज्य के लोगों ने अटैक कर दिया। अब उस गांव के जितने भी नौजवान लड़के थे उन सबको युद्ध में भेज दिया गया, लेकिन वो किसान का बेटा बच गया क्योंकि उसका एक पैर टूट गया था। अब फिर से बहुत से लोग उनसे कहने लगे कि वो तुम्हारा बैड लक नहीं बल्कि गुड लक था। उस दिन अगर वो नया घोड़ा तुम्हारे घर में नहीं आता तो तुम्हारा बच्चा घोड़े से गिरता भी नहीं, और जब वो घोड़े से नहीं गिरता तो उसकी पैर भी नहीं टूटती, और अगर उसकी पैर नहीं टूटती तो उसे युद्ध में जाना पड़ता। देखो हम लोग सब अपसेट हैं क्योंकि हमारे बच्चे को युद्ध में भेज दिया गया है, पर तुम बहुत लकी थे क्योंकि तुम्हारा बच्चा युद्ध में जाने से बच गया। अब सब लोगों को लगने लगा कि ये किसान तो बहुत ही बुद्धिमान है, ये हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है। तो कुछ लोगों ने उस किसान से पूछ दिया कि हम लोग देख रहे हैं कि जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम हमेशा शांत रहते हो, तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? तो उस किसान ने जवाब दिया, देखो तुम लोगों के बच्चे अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए युद्ध में गए हैं। अब ये अच्छा है या फिर खराब, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जब तक तुम लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को अच्छा या फिर खराब कहना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। तुम लोग क्यों अपनी किस्मत पर रोते हो या फिर खुश हो जाते हो, जिसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है? तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है तुम्हारे कर्म के ऊपर, लेकिन उस कर्म का परिणाम क्या होगा, वो अच्छा होगा या फिर खराब, इसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। उस किसान ने आगे कहा कि तुम्हें जीवन की परिस्थितियां कभी अच्छी लगने लगेगी तो कभी खराब। एक ही सिचुएशन कभी तुम्हें ब्लेसिंग लगेगा तो कभी तुम्हें कर्स। तो जब तक तुम लोग जीवन की परिस्थितियों के ऊपर अच्छा या खराब का लेबल लगाना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम लोग अपने जीवन में सफर करते रहोगे। इसीलिए परिस्थितियों को छोड़ो क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, और इस बात का ध्यान रखो कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तुम्हारे मन में क्या विचार चलता है उसके ऊपर ध्यान दो, तुम क्या एक्शन लेते हो उसका ख्याल रखो, और ये लाभ हानि, गुड लक, बैड लक, इन सारी चीजों को छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे तुम लोग किसी भी किताब की एक लाइन को पढ़कर पूरा किताब नहीं समझ सकते, ठीक उसी तरह तुम लोग जीवन की एक घटनाओं को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारा जीवन अच्छा होगा या फिर खराब। अच्छे और बुरे दिन जीवन में आते जाते रहेंगे, बस उसे अच्छा या बुरा कहना छोड़ दो, और हर परिस्थिति में तुम लोग क्या कर सकते हो इसके ऊपर अपना ध्यान दो। हमारी लाइफ में जब भी कुछ होता है तो हम उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं और उस बेसिस पर जीवन का पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और ये है हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़।
अगर तुम लोग चाहते हो कि जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे मन की शांति बनी रहे, तो पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो, जीवन की परिस्थितियों को छोड़ो, प्रॉफिट, लॉस, गुड लक और बैड लक, इन सब चीजों से ऊपर उठो और अपने काम पर ध्यान देते हुए आज में जीना सीखो। अगर तुम दूसरों की बात पर ध्यान दोगे कि दूसरे आदमी तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन की शांति ही खत्म होगी, क्योंकि लोग कभी तुम्हारे बारे में अच्छा कहेंगे तो कभी खराब। ये सब जीवन भर चलता रहेगा, तुम्हारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए हर जगह से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर डाल दो, और यही चीज तुम्हें जीवन में खुशी देगी और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा।